मेरा नाम वंशिका है। मेरे साथ ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन इन अपनों में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम किसी गलत बात की उम्मीद भी नहीं रखते, मगर जब हमें पता चलता है कि हमारे अपने ही हमें धोखा दे रहे हैं तो इंसान शायद अपने रिश्तों पर भरोसा करने के काबिल नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, इसलिए मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी मम्मी चाचा जी से कहती थी कि जल्द से जल्द अपनी भतीजी के लिए रिश्ते तलाश कर लो, मैं उसकी जल्द ही शादी करना चाहती हूँ। चाचा जी मेरा रिश्ता तलाश करने के लिए राजी हो गए थे, मगर एक दिन जब वो मेरा रिश्ता लेकर आए तो कहने लगे बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, हमारी वंशिका को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। इस पर जब मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि हमें लड़के की फ़ोटो दिखाओ या फिर उसे मिलवा दो, तो चाचा जी कहते थे कि इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, फ़ोटो देखने में क्या रखा है, बस जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मम्मी कहती फिर भी हम अपनी बेटी देने जा रहे हैं, इसलिए लड़के का देखना और उससे मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाचा जी कहते भाभी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, वंशिका मेरी भतीजी है, मैं उसके लिए कभी कोई गलत नहीं सोच सकता, लड़का बहुत अच्छा है, सब बिल्कुल ठीक है। मेरी मम्मी भी चाचा जी की बात मानने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो उन्हें बहुत तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि वो चाचा जी की बात नहीं मानती तो और किसकी मानती। हम दोनों का चाचा जी के अलावा और कोई नहीं था। मगर ठीक शादी वाले दिन हम शादी के लिए सारी तैयारियां करके बैठ गए। मैं दुल्हन बन चुकी थी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा कर लिया, सारे मेहमान भी आ चुके थे। उस दिन तो सबको लड़के को देखना ही था। उसने सर पर ऐसा सेहरा बांधा हुआ था कि उसका चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा था। और जब मुझे मंडप में ले जाया गया तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि वो लड़का नहीं बल्कि वो तो मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, मैं और मेरी माँ ही रहा करते थे। मेरे पिता की मौत जब मैं 1 साल की थी तभी हो चुकी थी। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। मेरी मम्मी ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। चाचा जी मेरे पिता के इकलौते भाई थे। मेरी मम्मी ने उनकी और मेरी जिम्मेदारी संभालने की खातिर अपनी शादी नहीं की थी, मगर चाचा जी मेरी मम्मी और मेरे ऊपर रोक टोक बहुत करते थे। मुझे उनकी रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। वो फुल ड्रीम्स के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ मेरे चाचा जी तो न जाने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे और ना ही घर में किसी और को आने दिया जाता था। मैं अपने चाचा जी की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। मम्मी से अगर चाचा जी के बारे में कहती तो वो मुझे डांट दिया करती थी। कहती थी कि वो तुम्हारे चाचा जी हैं, घर के बड़े हैं, इसलिए उनका हर कहना माना करो। मेरी समझ नहीं आता था कि मम्मी भी तो चाचा जी के लिए बड़ी है, तो फिर चाचा जी मम्मी का कहना क्यों नहीं मानते। वो शराब पीते थे और मम्मी के सारे पैसे शराब पर उड़ा दिया करते थे, मगर मम्मी उनको कुछ भी नहीं कहती थी। मेरी उम्र 16 साल थी। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारा छोटा सा घर था। मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी। मैं अपनी मम्मी से उनके साथ काम पे जाने के लिए कहती तो वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। कहती थी कि तुम्हारी मम्मी काम कर रही है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चाचा जी कोई काम नहीं करते थे, कभी कभी कोई काम कर लिया करते थे, वरना हमेशा खाली ही रहते थे। वो कभी रिक्शा चला लिया करते थे, उसमें उन्हें काफ़ी पैसे मिल जाते थे क्योंकि वो जवान थे और तेज़ रफ्तार से रिक्शा चलाया करते थे। लेकिन वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। अगर वो रोज़ रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते तो उनके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते। अगर एक दिन रिक्शा चला लिया करते थे तो 3-4 दिन शराब पिया करते थे, और फिर जब पैसे खत्म हो जाते तो दोबारा रिक्शा चलाने चले जाते थे। लोग भी मेरे चाचा पर भरोसा नहीं करते थे, कहते थे कि तुम कोई काम नहीं करते, अगर रोज़ मेहनत करके पैसे कमाओ तो ज़िंदगी को अपने लिए आसान बना लोगे। मगर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनके घर में सब कुछ हो रहा था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं अपनी एक दोस्त की शादी पर चली गई। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ डीजे पर खूब डांस किया, क्योंकि मेरी दोस्त की शादी वाले दिन मम्मी मुझे छोड़कर घर आ गई थी। चाचा जी तो इस बात की परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं खामोशी से मम्मी के साथ घर से बाहर निकली थी। और घर जाने के बाद मम्मी ने चाचा जी को बताया ही नहीं था कि मैं शादी में गई हुई हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा करते। मम्मी ने इतना कहा था कि वंशिका अपने कमरे में सो रही है, जबकि मैं अपनी दोस्त के यहाँ शादी में खूब मस्ती कर रही थी। हमारे घर में तो वैसे भी कोई इंटरटेनमेंट या खुशी नहीं होती थी।
टीवी या मोबाइल कुछ भी नहीं था। ऐसे में जब इंटरटेनमेंट का मौका मिलता है तो लोग थोड़े से दीवाने हो जाते हैं। तो मैं भी हो गई और मैं वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया। मगर वहीं पर शादी में आई हुई किसी लड़की ने मेरी वीडियो बना ली और कुछ दिन बाद मैं ये देखकर हैरान हो गई कि उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी थी। उस वीडियो पर घटिया और अश्लील तरह के कमेंट पड़े हुए थे और एक जगह नहीं कई जगह ये वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें मैं ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि हमारे घर में किसी के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन हमारे आस पड़ोसी और रिश्तेदारों के पास तो मोबाइल थे। उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी तो वो लोग अपना मोबाइल लेकर हमारे घर मेरी शिकायत लेकर आ गए थे। हमारा कोई भी रिश्तेदार अच्छा नहीं था। जब वो घर आए तो चाचा जी समझ चुके थे कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो ज़रूर हुआ है। उन्होंने घर के अंदर आते ही मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा कि तुमने अपनी बेटी को बदनाम कर दिया है, अब तुम्हारी बेटी से रिश्ता कौन करेगा, ये सब कुछ खत्म हो गया है, आपके यहाँ इतना कुछ हो गया है और आप लोग इतनी आराम से बैठे हुए हो। मेरे चाचा जी और मम्मी परेशान हो गए कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। तभी उन्होंने अपने मोबाइल से हमें वो वीडियो दिखाया जिसमें मैं नाच रही थी। ये सब देखकर तो हमारे होश उड़ चुके थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे चाचा जी ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और कहा कि ये क्या किया तूने। उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा, भाभी मैं तो इसको कहीं जाने भी नहीं देता था, तो फिर ये सब कैसे हो गया। मैं आपसे कहता था कि अपनी बेटी को घर में ही रखा करो। देख लिया आज लापरवाही का नतीजा कितना बड़ा निकला है। मेरी मम्मी भी गुस्से में आ गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आखिर क्या गलत किया है। मैं तो शादी में गई थी और मम्मी से पूछ कर गई थी, बल्कि मम्मी मुझे खुद वहाँ छोड़कर आई थी। और शादी में अगर कोई जाता है तो थोड़ा बहुत नाच गाना कर लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा, चाचा जी आप भी तो लोगों की शादी में खूब नाचते हो, खूब खुशियाँ मनाते हो, अगर मैंने भी कर लिया तो इसमें कौन सी गलती कर दी। इसमें गलती मेरी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जिसने मेरी वीडियो वायरल कर दी थी। मगर औरत कुछ भी करे उसे बदनाम करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। चाचा जी बहुत गुस्सा कर रहे थे। मेरी मम्मी भी कहने लगी कि तुझे क्या ज़रूरत थी डांस करने की, तूने खामोशी से नहीं बैठ सकती थी क्या। तुझे नहीं पता कि आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और दिमाग में न जाने क्या क्या भरा हुआ है। इस तरह की हरकतें तो होती रहती है। वहाँ पर भी तो और लड़कियाँ थी, फिर भी तेरी ही वीडियो क्यों वायरल हुई। वहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी तो थी, तो फिर उन्होंने डांस क्यों नहीं किया। कहते हैं अगर इंसान पहले ही नरक में रह रहा हो तो उसे नरक बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए तो अपना घर ही नरक बना हुआ था। और फिर इस पर मुझे क्या सज़ा मिली थी, यही कि अब आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देते हैं। ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। मैं पहले थोड़ी ना घर से बाहर कहीं घूमने फिरने जाया करती थी, या फिर मुझे हर तरह की आज़ादी की परमिशन दी गई थी। इन लोगों ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं था, ना ही मेरी किसी ख्वाहिश को पूरा किया था। घर में मेरी मम्मी चाचा जी की ही बात मानती थी, मेरी सुनने वाला तो कोई भी नहीं था। जब किसी लड़की को खिलाया पिलाया ना जा सके, वो आपके कंधों पर बोझ बन जाए, उसको पढ़ाया लिखाया ना जा सके, तो फिर कहते हैं कि उसकी शादी कर दो। बेटियों के साथ तो हमेशा यही किया जाता है। रात हुई तो मेरी मम्मी ने चाचा जी से बात की। मैं उन दोनों की बातों को सुन रही थी, क्योंकि हमारा घर छोटा सा ही तो था। मम्मी चाचा जी से कह रही थी कि वंशिका की शादी कर देते हैं, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो। वैसे भी 16 साल की हो गई है, जवान है, खूबसूरत है, रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। एक न एक दिन तो हमें उसकी शादी करनी ही है। मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द अब शादी हो जाए तो अच्छा है। चाचा जी कहने लगे, भाभी तुम ठीक कह रही हो, अब वो बदनाम हो चुकी है, वैसे अब उसकी शादी हो ही जाए तो बेहतर है, लेकिन वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि उससे शादी कौन करेगा। भाभी आपने तो मुझे बड़ा मुश्किल काम दे दिया है, मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करूँगा। मेरी मम्मी ने कहा, देखो जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, किससे बात करूँगी और कैसे बात करूँगी। वो होते हैं ना रिश्ते कराने वाले, तुम उन लोगों से बात करो। अगर लड़का या लड़की में कोई कमी होती है वो उन लोगों से उसे छुपा देते हैं, बल्कि उनकी तारीफों बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस तरह ही तो आजकल लोगों की शादियां होती है। चाचा जी कहने लगे, भाभी उनकी फ़ीस भी तो बहुत ज़्यादा होती है। मम्मी कहने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि ये मैटर सॉल्व हो जाए। मेरी मम्मी चाचा जी के सामने बैठी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी शादी करवाने के लिए वो अपने देवर के सामने इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही थी जैसे चाचा जी मालिक हो और मेरी मम्मी उनकी नौकरानी। चाचा जी ने भी तो कह दिया था कि ठीक है मैं तलाश करता हूँ। जगह जगह फिरना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। न जाने आपकी बेटी के ऐप छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने होंगे।
मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मेरी मम्मी ने अपनी नाक में पहनी हुई छोटी सी सोने की लौंग उतारकर चाचा जी को दे दी और कहा कि इसे बेचकर तुम रिश्ता करने वालों को फीस दे देना, लेकिन कुछ भी करके मेरी बेटी की शादी करवा दो। हाँ, लड़के वालों से ये ज़रूर कह देना कि हम सिंपल तरीके से शादी करेंगे और जल्द ही शादी कर देंगे। हमसे दहेज की उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए हैं वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मेरी बेटी की शादी करवा दो। रात के समय जब मेरी मम्मी कमरे में सोने के लिए आई तो मैं उनसे कहा, मम्मी आपकी बेटी कहीं भाग तो नहीं गई, या आपकी बेटी ने कहीं मुंह काला तो नहीं कर लिया जो आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र हो रही है। अरे एक मामूली सी वीडियो ही तो वायरल हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर है। मम्मी कहने लगी, मुझे नहीं पता बेटी, औरत का ही तो सारा कसूर होता है। अरे औरत का तो तब कसूर होता है जब उसका कोई कसूर नहीं होता, और वैसे भी हमें तुम्हारी शादी एक न एक दिन तो करनी ही थी ना, तो फिर तुम इतना सोच क्यों रही हो। बस ये सोच लो कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम्हें इसमें क्या परेशानी है, या फिर मैं ये समझ लूँ कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, कभी आप लोगों ने मुझे घर से निकलने की परमिशन नहीं दी, तो फिर मुझे इतनी परमिशन कहाँ से हो गई कि मैं किसी से मोहब्बत कर लूँ। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन आप जो मेरी ये जल्दीबाजी में शादी कर रही हो ना, इससे मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई उल्टा सीधा इंसान आ जाएगा। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद आप लोग मेरे साथ ऐसा ना करते। चाचा जी की बात मानकर आप बहुत गलत किया है। चाचा जी जैसे इंसान से आपने मेरा रिश्ता तलाश करने के लिए कहा है, वो खुद तो घटिया और शराबी इंसान है, वो मेरे लिए क्या रिश्ता तलाश करेंगे। मम्मी कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती उनके बारे में ऐसा कहते हुए, वो तेरे चाचा जी हैं। मैं कुछ कहना तो चाहती थी मगर खामोश हो गई। मेरी मम्मी ने कहा, अब वो बात मत करना जो तुम हमेशा करती रहती हो, वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगी। खामोशी से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करने के लिए कहा है, वो जल्द ही अच्छा रिश्ता लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा, आखिर चाचा जी को जानता ही कौन है, जो जानता है सिर्फ नशा करना और कर्ज लेने की वजह से ही जानता होगा। ऐसे लोगों के जानने वाले भी उन जैसे लोग ही होते हैं। अब मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुझे अपने फ्यूचर की या अपने आने वाली ज़िंदगी की इतनी ही फिक्र है तो तुझे किसी दूसरे की शादी में जाकर ऐसे नाचने की क्या ज़रूरत थी। तुझे वहाँ पर नाचने के पैसे मिल रहे थे क्या। अब मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। वो गरीब औरत थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों के घरों में काम करके गुजारा किया था, इस संसार की सताई हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख देखे थे, इतने बड़े दुख क्या किसी ने नहीं देखे होंगे। फिर लोगों के घरों में काम करती थी तो उनकी भी बातें सुनती थी और परेशान हो जाती थी। और फिर हमारे रिश्तेदार जो घर आकर उनको मेरे बारे में बात कह गए थे कि तुम्हारी बेटी बदनाम हो गई है, उसकी वीडियो वायरल हो गई है। मैं तो सोच रही थी कि न जाने ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई, ज़माना किस तरफ जा रहा है ये तो हम सब लोग जानते हैं। बस मैंने सोच लिया था कि ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं तो करवा दें। गरीब लोगों की बेटियां की शादी इस तरह से ही होती है, एक नरक से निकलकर वो दूसरे नरक में ही जाती हैं, तो वहाँ पर उनके घर के काम करने पड़ते हैं और उनकी बातें भी सुनाई पड़ती है। लेकिन चलो इस घर से तो निकल कर ही जाती हैं, पर पत्नी हमेशा अपने पति से उम्मीदें लगाती है कि उसका पति अच्छा होगा, उसे मारेगा पीटेगा मगर कभी ना कभी उसका ख्याल जरूर रखेगा। मुझे भी यही उम्मीद थी कि मेरा पति जैसा भी हो पर मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, कम से कम मेरा कोई वहाँ अपना तो होगा। मैं उसके कंधे पर सर रख कर रो लिया करूँगी और उसका हाथ पकड़कर सोच लूँगी कि मेरे साथ चलने वाला मेरा पति है, चाहे जैसा भी हो तो मैं महसूस कर लूँगी कि मैं अकेली नहीं हूँ। जो भी है जैसा भी है कोई मेरा अपना तो है। और शादी में रखा ही क्या होता है, शादी करने के बाद एक हमसफ़र मिल जाता है जो आपको खुद भी रुलाता है मगर कभी कभी आपके आंसू भी साफ़ कर देता है। उसकी वजह से भी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं मगर वो संभाल भी लेता है। बस यही शादी होती है, इसी का नाम शादी है। मेरे चाचा जी ने एक दिन घर आकर बताया कि मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वंशिका के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल गया है जिसकी मैं तारीफ करते करते ना थकूं। आज सुबह ही मेरी मम्मी के साथ लड़ाई हुई थी और मैंने उनसे झगड़े में कह दिया था कि मैं चाचा जी के लाए हुए रिश्ते से कभी शादी नहीं करूंगी, इससे बेहतर होगा कि मैं मरना पसंद करूंगी। मेरी मम्मी ने कहा था कि वो तेरा चाचा है और तुझे अपने चाचा पर भरोसा नहीं है, जिसने सारी ज़िंदगी हमें अपने घर में जगह दी, और तू अपने चाचा के बारे में ऐसी बातें कह रही है। रात के समय ही चाचा जी घर पर आए थे तो घर में शोर मचाने लगे कि जैसे दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता इन्हें ही मिल गया है। चाचा जी ने कहा, भाभी मैं इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, देखोगी तो हैरान रह जाओगी। ये लड़का बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, घर में सास ससुर का भी झंझट नहीं है क्योंकि लड़के के आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा कि क्या अनाथ आश्रम से रिश्ता लेकर आए हो,
तो उन्होंने कहा, भाभी जी हमेशा गलत बात ही करती हो। अरे इतने अमीर घर का रिश्ता लेकर आया हूँ कि हमारी वंशिका वहाँ पर राज करेगी। लड़का अमीर है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और उसे कुछ चाहिए भी नहीं, बस खूबसूरत लड़की की तलाश है। और हमारी वंशिका तो वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है। लड़का खुद करोड़ों की जायदाद का मालिक है। इस बात पर तो मेरी मम्मी के भी कान खड़े हो गए थे। चाचा जी ने अगली बात कही कि लड़के की शर्त है लड़की के मायके वाले बार बार उसके घर पर चक्कर ना लगाएं। मेरी मम्मी ने कहा, क्यों? जब हम अपनी बेटी देंगे तो क्या उसके घर भी नहीं जा सकते? चाचा जी कहने लगे, ये किसने कहा आपने कि नहीं जा सकते? बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी के घर बार बार चक्कर लगाते हैं। बस वो आदमी इस बात से घबराता है। अमीर इंसान है और सुकून पसंद करता है, इसलिए उसे लोगों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा, उम्र कितनी है उसकी? तो चाचा जी कहने लगे, यहीं कोई 20-21 साल होगी। हमारी वंशिका से ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखने में बहुत स्मार्ट है। मेरी मम्मी ने कहा कि लड़के का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि लड़के का नाम मनीष है। मम्मी सोच में पड़ गई थी। चाचा जी ने मम्मी को देखकर कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाभी, लड़का बहुत कमाता है, इतना कि शायद हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये रिश्ता मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़े हैं। आपने मुझे अपनी सोने की लौंग दी थी ना, मैंने वो बेच दी और एक रिश्ते कराने वाले औरत को उसकी फ़ीस दे दी। उसने मुझे ये रिश्ता बताया था। मम्मी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस जल्दी से तुम लड़के वालों को हाँ बोल दो और मुझे लड़का दिखा दो। चाचा जी कहने लगे, भाभी पागल तो नहीं हो गई हो आप? लड़का देखने की क्या ज़रूरत है? जब इतना अमीर लड़का है तो फिर तुम उसके अंदर देखकर क्या करोगी? हमें तो वैसे भी वंशिका के लिए अमीर और खूबसूरत लड़का चाहिए था और ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है, तो फिर आपको उसको देखकर क्या करना है? वो अमीर इंसान है, इस तरह से उसकी इंसल्ट हो जाएगी। क्या आप फैसला उसे देखकर ही करोगी? मम्मी कहने लगी, अरे फैसला तो हो गया है, हम वंशिका की शादी उसी के साथ करवा रहे हैं। मैं भी ये सब कुछ सुन रही थी, मगर मैं कुछ बोलती तो मेरी क्लास लग जानी थी, इसलिए मैं खामोश रही। मेरी मम्मी ने कहा, लेकिन लड़के को देखना तो पड़ेगा ना, एक बार देखकर मैं अपने दिल को सुकून कर लेना चाहती हूँ। चाचा जी कहने लगे, मैं देख कर आया हूँ ना, तो फिर आपको क्या देखना है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं लड़के को अच्छी तरह से देख कर आया हूँ, लड़का बिल्कुल ठीक है, बस मुझ पर भरोसा करो। ये तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं आपकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ये कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसे रिश्ते तलाश करना। कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते? लोग ऐसे रिश्तों में अपनी बेटियों को 5 मिनट की भी देरी नहीं लगाते, बल्कि लोग तो कहते हैं कि चाहे आप हमारी बेटी ले लो, मगर शादी जल्द से जल्द कर लो। चाहे लड़के की पहली शादी हो या फिर दूसरी, लोग सिर्फ अमीर परिवार देखते हैं और अपनी बेटियों की शादी आंख बंद करके कर देते हैं। और मनीष जैसे लड़के को तो कोई भी अपनी कुंवारी लड़की दे देगा। वैसे वो तो कुंवारा ही है, लड़के के अंदर सारी ही क्वालिटी अच्छी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बस हमें अपनी वंशिका के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। वैसे भी इंसान की शक्ल मायने नहीं रखती, उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लड़के का बैंक बैलेंस तो इतना है कि सारी ज़िंदगी वो बिना कुछ करे भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तुम अपनी बेटी से कह दो कि शादी की तैयारियां करे। वो लोग बारात लेकर अगले हफ्ते हमारे घर आ जाएंगे। बारात में लड़के के साथ उसके 3-4 दोस्त आएंगे और इसी तरह शादी मंदिर में सादगी से हो जाएगी। उसके बाद वो घर जाकर विदाई करके हमारी वंशिका को ले जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा, अगले हफ्ते का कौन सा दिन लेकर आए हो? तो चाचा जी ने कहा, मैं अगले हफ्ते के शनिवार का दिन देकर आया हूँ। मेरे चाचा जी न जाने कहाँ से मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया था। मुझे तो उनके बताए गए लड़के के बारे में सोच सोच कर ही डर लग रहा था। क्या मैटर था, क्या बात थी, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्होंने हमें लड़के का फ़ोटो तक नहीं दिखाया था, ना ही हमें लड़के से मिलवाया था और ना ही उसका घर दिखाया। लेकिन शनिवार में तो सिर्फ 5 दिन ही रह गए थे। बस कहने लगा कि शनिवार के दिन शादी है और शादी की तैयारी करने लगे। मेरी मम्मी ने अपने पास कुछ पैसे मेरे शादी के लिए जोड़ कर रखे हुए थे, वो सारे पैसे मम्मी ने चाचा जी को दे दिए। चाचा जी इन पैसों से तैयारियां शुरू करने में बिजी हो गए और उन्होंने शादी से एक दिन पहले तक की सारी तैयारियां भी कर ली थी। शनिवार वाले दिन चाचा जी सुबह सुबह हमें कह कर गए कि लड़की को तैयार कर दो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आज मेरी शादी है। मैं न जाने क्यों इस शादी से घबरा रही थी। जिस तरह लड़की को अपनी शादी से खुशी होती है, मुझे अपनी शादी से कोई खुशी नहीं हो रही थी। मेरा दिल अजीब घबराहट का शिकार हो रहा था। मुझे मंदिर चलने के लिए कहा गया। मैंने अपनी मम्मी से इस शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी, मेरा दिल अजीब घबराहट का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ।
बस इतना ही कहना था कि मम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया और कहने लगी कि पहले ही तुम्हारी वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे नाराज हैं। हमने तुम्हें बिगाड़ दिया है और तुम्हारी वीडियो वायरल होने से तुम कितनी बदनाम हो चुकी हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें सारे लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं, तो तुम अब सारी तैयारियां होने के बाद शादी से इनकार कर रही हो। इसका मतलब है कि तुमने अपनी माँ की बेइज्जती करवाने का ठान लिया है। खामोशी से चलो और शादी कर लो मंदिर में। बारात आ चुकी है और हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। गरीब लोग हैं ना, गरीब तो अपनी बेटियों को बातों से ही मारते हैं और हाथों से भी, और हमें भी आदत हो जाती है। एक दो थप्पड़ तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही मारा था, इसलिए खामोश रहने के अलावा मेरे पास कोई और हल नहीं था। मुझे मंदिर ले जाया गया था। वहाँ मैंने जाकर देखा तो मेरे पति ने इतना लंबा सहरा पहना हुआ था कि उसका चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शादी के रस्म रिवाज शुरू हो गए। मेरे दिल में बार बार अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं खामोशी से ये शादी कर लेती। मेरी मम्मी ने चाचा जी से कहा था कि बारात जब घर आ जाएगी और हमारी वंशिका घर से विदा होगी तब मुझे पहले ही बता देना। मुझे अपने दामाद का स्वागत अच्छे तरीके से करना है। मेरी मम्मी ने मेरे पति के लिए फूलों की पत्तियां मंगाई हुई थी। वो मेरे पति का स्वागत फूलों से करना चाहती थी। मेरे चाचा जी ने कहा कि छोड़ो भाभी, स्वागत को। मेरी मम्मी के तो दिल में बहुत सारे अरमान थे क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। आज मुझे रह रह कर अपने पिता की याद आ रही थी। मैंने अपने पिता को सिर्फ फोटो में ही देखा हुआ था, मगर मुझे पक्का यकीन था कि आज अगर वो जिंदा होते तो शायद मेरी मर्जी के बिना ये शादी नहीं हो रही होती। मैंने सुना है कि पिता बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और बेटियों के नखरे उठाते हैं। पिता तो अपनी बेटियों को सर का ताज बनाकर रखते हैं। काश मेरे भी पिता जिंदा होते तो मैं भी उनके सर का ताज, आंखों की ठंडक और दिल का सुकून होती। मेरे आंखों में आंसू थे और मैं रो रही थी। मैं दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी। मेरी मम्मी ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन सावधान रहना, कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है जिससे तुम्हारी मम्मी का लोगों के सामने सर नीचा हो जाए। अपनी मम्मी पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उनकी इकलौती बेटी विदा होने जा रही थी, मगर उनके दिल पर थोड़ा भी एहसास नहीं था। बस वो तो जैसे तैसे अपनी बेटी को घर से निकाल देना चाहती थी। मेरे पति को मेरे सामने मंडप में बिठा दिया गया था, मगर अजीब बात तो ये थी कि मम्मी मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उस समय मेरे चाचा जी कहीं गायब हो गए थे। जब से मैं और मम्मी मंदिर आए थे तब से वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहे थे। मेरी मम्मी चाचा जी को ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी मम्मी उन्हें हमेशा अपना भाई मानती थी और उन्होंने अपना छोटा भाई समझकर ही उनकी सारी ज़िंदगी सेवा की थी। ये समय बहुत स्पेशल था, इसलिए उनका होना बहुत ज़रूरी था। मम्मी ने कुछ लोगों से भी पूछा था कि क्या आपने मेरे देवर को देखा है, मगर उन लोगों में से किसी ने भी चाचा जी को इस समय नहीं देखा था। मम्मी ने कहा था कि अगर आपको वो कहीं दिखाई दे तो कह देना वंशिका की शादी होने जा रही है, जल्दी यहाँ आ जाए। मैं अपने पति के बराबर में बैठी हुई थी। मैं किसी भी तरह अपने पति का चेहरा देखना चाहती थी, मगर इसका सहरा इतना लंबा था कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मगर अजीब बात यह थी कि वो एक अमीर इंसान होते हुए अपनी मजाक बनवाने के लिए ऐसे कपड़े और सहरा क्यों पहन कर आया था। मैंने सुना है कि अमीर लोग तो सूट बूट पहन कर आते हैं। उनकी शादी को कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, या फिर अपनी बारात वाले दिन कोई दूल्हा अपनी शेरवानी पहन लेता है, लेकिन मेरे दूल्हे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराने टाइप की शेरवानी पहन कर आया है। उसका गेटअप देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कोई अमीर इंसान है। उसके साथ चाचा जी के कहने के मुताबिक बारात में 3-4 दोस्त भी आए थे। उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही लग रही थी जैसे वो कोई अमीर ना हो, लेकिन जो इंसान अमीर होता है उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त भी अमीर ही होते हैं। चलो फिर एक दो दोस्त अमीर नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ तो सारे ही लड़के मुझे गरीब नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किराए के कपड़े पहन कर आए हैं, क्योंकि कपड़ों की कंडीशन बता रही थी कि इनको कई बार पहना जा चुका है। मैं घूंघट की आड़ में सब कुछ देख रही थी। मुझे अपने पति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं तो किसी तरह उनका चेहरा देख लेना चाहती थी। पंडित जी इतने में मंत्र पढ़ रहे थे और मेरी कड़ी नज़र अपने पति की तरफ थी, मगर भगवान की करनी अच्छी हुई कि अचानक मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई, और जैसे ही उसने अपना मोबाइल अपने शेरवानी के जेब से निकाला तो मोबाइल ज़मीन पर गिर गया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए अपना सिर झुकाया तो हवा के झोंकों से उसके चेहरे से सेहरा हट गया था। उसने फौरन ही अपने सेहरे को मोबाइल उठाते ही ठीक कर लिया, लेकिन मैं तो कड़ी नज़र उस पर जमा कर बैठी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सब कुछ घूम रहा है। जो मैंने देखा है वो सच भी था या मेरी आंखों का धोखा था? नहीं, आंखों का धोखा कैसे हो सकता था? वो इंसान मेरे बिल्कुल करीब बैठा हुआ था, तो फिर मेरी आंखों का धोखा कैसे खा सकती है?
पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा, मगर मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी ही थे। उन्होंने तो कहा था कि वो किसी मनीष नाम के अमीर लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं, मगर वो तो खुद दूल्हा बनकर बैठ गए थे। वो मंगलसूत्र उठाकर मेरे गले में डालने ही जा रहे थे कि मैं झट से उठ खड़ी हो गई। मुझे इस तरह से खड़ा हुआ देखकर मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती, इस शादी को अभी और इसी वक्त रोक दिया जाए। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और आंखों का इशारा करते हुए कहने लगी, खामोशी से बैठ जाओ। मगर मैं कैसे बैठ सकती थी? ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर शादी हो जाती तो बहुत बड़ा पाप हो जाना था, मेरी तो सारी ज़िंदगी ही खराब हो जाती। मैंने मम्मी से कहा, नहीं अब मैं आपकी एक नहीं सुन सकती, मैं नहीं करूँगी ये शादी। मम्मी जल्दी से मेरे करीब आई और मुझे हाथ से नीचे बैठने की कोशिश करने लगी। धीमे से मेरे कान में कहने लगी, मंदिर में और भी लोग हैं, उन सबके सामने हमारी बेइज्जती मत करवाओ, खामोशी से बैठकर शादी कर लो। लेकिन मैंने चिल्लाते हुए कहा था, मम्मी ये इंसान कोई और नहीं चाचा जी हैं, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। मम्मी कहने लगी, खामोश हो जाओ बदतमीज़ लड़की, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो वैसे भी इस शादी को नहीं करना चाहती थी, अब सारा इल्ज़ाम अपने चाचा जी पर लगा रही हो। मैंने कहा, मम्मी आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद देख सकती हो कि दूल्हे के रूप में मनीष नहीं बल्कि चाचा जी बैठे हुए हैं। आप ज़रा इनका चेहरा तो देखो। मम्मी और वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन चाचा जी तो ऐसे खामोशी से बैठे हुए थे जैसे उनको उम्मीद ही ना हो कि उनका राज खुल भी सकता है। मैंने जल्दी से चाचा जी का सेहरा उनके चेहरे से उठाकर दूर फेंक दिया। वहाँ के सारे ही लोग हैरान होकर उनको देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है या फिर झूठ। मेरी मम्मी को भी एक ज़ोरदार झटका लगा था, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि चाचा जी ऐसा भी कर सकते हैं। चाचा जी तो अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। सारे ही लोग हमारे बारे में अजीब अजीब तरह की बातें बना रहे थे। मम्मी ने कहा कि सब लोग घर जा सकते हो, ये शादी नहीं हो सकती। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़कर घर ले आई थी और हमारे घर आने के आधे घंटे के बाद ही चाचा जी भी घर पर आ गए थे। मैं अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी मम्मी ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे चाचा पर भरोसा करके उसकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैंने कहा, मम्मी आखिर मैं चाचा जी की औलाद समान हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चाचा जी घर में आए तो मम्मी ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि बताओ, मैं तो समझती थी कि तुमने सच में ही मेरी बेटी को भतीजी मान लिया है, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सालों से मेरी बेटी पर अपनी नज़र रखे हुए हो। मैंने तुम्हें कभी अपना देवर नहीं बल्कि हमेशा अपना छोटा भाई समझा, मगर तुमने अभी तक मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि मेरा पति उसे अपनी बेटी मान चुका था। तभी चाचा जी मम्मी से कहने लगे कि सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है, कभी सगा नहीं बन सकता। मैं नहीं जानता कि भैया ने इसे अपनी बेटी माना या नहीं, मगर ये मेरी भतीजी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप इसको अपने पहले पति से घर लेकर आई थी। ये मेरे भैया का खून नहीं है, ये हमारे खानदान का खून होती तो मैं इसे अपनी भतीजी समझता, मगर ये हमारा अपना खून नहीं है, ये तो किसी और का खून है। भैया की खातिर मैंने इसको घर में बर्दाश्त कर लिया था, मगर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई मुझे ये खूबसूरत लगने लगी थी। मैं इसको हासिल करना चाहता था। मैं जानता था कि आप कभी भी मेरी शादी इसके साथ नहीं करोगी और इसके जैसी लड़की मुझे कभी मिल भी नहीं सकती थी। मैं किसी भी हाल में इसको हासिल करना चाहता था, तभी तो मैं इस पर रोक टोक करता था, ताकि ये घर से बाहर निकलकर किसी और को पसंद ना कर ले और उसके साथ शादी न कर ले। मैं जानता था कि आप चोरी चुपके इस मेरे रोक टोक करने के बावजूद भी घर से बाहर निकाल ही देती हो, इसका ध्यान किसी और की तरफ ना लगे और इसकी शादी किसी और से ना हो। मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानता था कि आप इसे इसकी सहेली के घर शादी में ज़रूर भेजोगी, इसलिए मैंने वहाँ पर मौजूद एक लड़की को इसकी वीडियो बनाने के लिए कहा और उसे कहा कि ये वीडियो वायरल कर दे। मैंने उसे इस काम के लिए पैसे भी दिए थे। मुझे पता था कि किसी न किसी तरह से ये खबर हमारे घर जरूर आ जाएगी और फिर एक ही सॉल्यूशन निकलेगा कि वंशिका की शादी कर दी जाए। मैं इससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको झूठ मूठ के रिश्ते की तसल्ली दिलाई और दूल्हा खुद मैं बनकर बैठ गया। मेरी शादी वंशिका के साथ हो जाती, फिर मैं तुम दोनों को बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मेरी सच्चाई सबके सामने खुल गई और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं आपकी बेटी और आपको अपने घर में जगह दी। भैया के मरने के बाद आपके सारे संबंध मेरे साथ खत्म हो गए थे। मैं चाहता तो आपको इस घर से भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ वंशिका की बचपन से ही खूबसूरती को देखते हुए ये सब कुछ किया था कि आपको इस घर में रख कर आपको अपने एहसान तले दबा सकूं। मेरी मम्मी ने कहा, तुम बहुत घटिया इंसान हो। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। मैं भी चाचा जी की बात सुनकर चौंक गई थी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मैं अपनी मम्मी के पहले पति की बेटी थी और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली
थी, मगर उनके दूसरे पति भी सिर्फ उनके साथ कुछ वक्त तक ही रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। मेरी मम्मी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, मगर ये बात मुझे अब पता चली कि मेरे चाचा जी मेरे सौतेले चाचा थे और उन्होंने मेरी मम्मी और मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी हुई थी। तभी तो मेरी मम्मी सारी ज़िंदगी उनकी बात मानती आ रही थी। लेकिन अब मेरी मम्मी ने चाचा जी का घर छोड़ने का फैसला ले लिया था। उन्होंने मेरा और अपना सामान पैक कर लिया और हम लोग इस शहर को ही छोड़कर चले गए थे। अगर मेरी मम्मी दोबारा से चाचा जी के साथ रहना शुरू कर देती तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि एक इंसान जब इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है तो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब हम दोनों माँ बेटी इस नए शहर में आकर मिलकर लोगों के घरों में काम करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमें एक बड़े बंगले में नौकरी मिल गई है और यहाँ की मालकिन ने हम पर बहुत सारे एहसान किया। उन्होंने हमें इस बंगले में काम करने पर रहने के लिए क्वार्टर भी दे दिया। हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही है, मगर बहुत सुकून से गुजर रही है। चाचा जी तो शायद बीमार रहने लगे हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सुना है कि वो अपनी बीमारी के समय में हमें याद करते हैं, मगर हम लोगों ने कभी दोबारा उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।